हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो एक रियल बेस्ड इंटरव्यू में पूछा गया है। इस वीडियो में मैं हर एक क्वेश्चन को ब्रीफली समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो काफ़ी लर्निंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कि जनरली इंटरव्यूअर जब आपसे इंटरव्यू का सेशन स्टार्ट करते हैं वो एक कोशिश करते हैं कि वो आपसे थोड़े से फैमिलियर हों और आपको एक लाइट क्वेश्चन के साथ वो स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि आपका इंटरव्यू चल रहा हो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, अगर मान लो आपको कोई इंटरव्यू ने आपसे ऐसा पूछ दिया, व्हाट इज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, कि बिल्कुल ही आपको ऐसा लगेगा ये क्या ही क्वेश्चन है ऐसा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जब भी इंटरव्यू में ऐसा रियल बेस्ड देखा गया, इंटरव्यू एक्सपीरियंस से आपको बताया जा रहा है कि जब भी इंटरव्यू आपके साथ कोई इंटरव्यू सेशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो बेसिक क्वेश्चंस के साथ वो प्रोसीड करता है और धीरे धीरे वो डीप आपका नॉलेज को, मतलब वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि वो कितना डीप जा सकता है। वो डीप माइनिंग करना स्टार्ट करता है आपके माइंड को। ठीक है, तो सबसे पहले जो है व्हाट इज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है। तो ये बेसिक क्वेश्चन, लेकिन चलिए समझते हैं। देखिए, कंक्रीट बेसिकली पहले क्या होता है। कंक्रीट क्या होता है? आपका वाटर, सीमेंट, ठीक है, और उसके बाद आपका कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, और उसके बाद फाइन एग्रीगेट। इन सबका क्या है? मिक्सचर है, उसको क्या बोलते हैं? कंक्रीट। ठीक है, और आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसका क्या मतलब होता है कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी इज ए मटेरियल with a composed unit of strong ductile and high tensile substance such as steel combined with a rigidity of cement to enhance its elasticity and tensile strength। अभी ये क्या बोल रहा है कि आपको अगर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट को डिफाइन करना हो तो रेनफोर्स सीमेंट में जस्ट आप ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आप फ्रेशर हैं या आप 1 ईयर के एक्सपीरियंस है तो आप जनरली बोल सकते हैं कि द कंक्रीट विथ रेनफोर्समेंट इज नोन एज रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ये बेसिक सा आंसर हुआ, बट विद द एक्सपीरियंस एंड विद स्ट्रॉन्ग नॉलेज एंड पोजीशन, आप किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आप मैनेजर लेवल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या सीनियर मैनेजर के लिए दे रहे हैं, तो आप सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि कंक्रीट के साथ अगर रेनफोर्समेंट को ऐड कर दें तो वो एक रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हो गया। ठीक है, हालांकि ये आंसर सही है, बट आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर यही आपका जो एक परफेक्ट आंसर हो सकता है। बट हाँ, और भी तरह के आंसर हो सकते हैं, बट एक परफेक्ट आंसर जो हो सकता है वो ये है कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी जो मटेरियल with a composed unit of strong ductile and high tensile substance such as steel combined with rigidity of cement to enhance its elasticity and tensile strength। देखिए, कह तो ये भी वही रहा है, बट इसके जो वर्डिंग है वो थोड़ा सा टेक्निकली है। अभी क्या बोल रहा है कि आरसीसी वो है कि जिसमें कि डक्टाइल डक्टाइल ठीक है, और आपका हाई टेंसाइल, ठीक है। हाई टेंसाइल क्या होता है? स्टील को क्या किया जाता है? एम्बेडेड किया जाता है। ठीक है, किसके साथ? रिजिडिटी ऑफ सीमेंट। किसके साथ? रिजिडिटी ऑफ सीमेंट टू इनहेंस इट्स इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। टू इनहेंस इट्स इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसलिए आप समझते हैं कि जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बात करें कि आपके जो कंक्रीट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है? कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। बस टेंशन में क्या होता है? टेंशन में वीक होता है। ठीक है, तो टेंशन में वीक होता है। तो हमें टेंशन में जो वीक है, कंप्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग है बट टेंशन में वीक है, तो उस वीकनेस को अभी क्या होगा कि जब हम कंक्रीट करते हैं और उस पर लोड, हम जब भी लोड उस पर इम्पोज करेंगे तो क्या होगा? उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी, टेंसाइल फोर्स भी आएगा, कंप्रेशन फोर्स भी आएगा। कंप्रेशन फोर्स में तो वो उसको बियर कर लेगा, बट टेंसाइल फोर्स में वो क्या होगा? वहाँ पर क्रैक आ जाएगा, वो क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। तो उस टेंसाइल फोर्स को, उस टेंसाइल लोड को क्या करने के लिए, काउंटर करने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं? स्टील रेनफोर्समेंट, जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ में हाई टेंसाइल होता है, डक्टाइल होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग? एम्बेड करते हैं, और वो क्या करता है? कंक्रीट जो होता है उसके साथ रिजिडिटी, मतलब एक फर्म जैसा वो, मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग बना लेता है, और क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है,
इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है तो क्या होता है कि जो स्टील होता है उसमें स्टील क्या होता है कि उस टेंसाइल स्ट्रेंथ को बियर कर लेता है, और क्या होता है आपका जो भी कंप्रेशन लोड आता है उसको क्या करता है कंक्रीट बियर कर लेता है। इससे क्या होता है कि दोनों आपस में कोलैबोरेट करके क्या करते हैं पूरी लोड को अच्छी तरह से बियर कर लेते हैं। तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का एग्जांपल ये हुआ, और हम लोग क्यों रेनफोर्सिंग करते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन से समझ लिया। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी जनरल आपसे जब अपने साइट पे आपके साथ कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपसे इंटरव्यूअर पूछ देता है, क्योंकि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उससे प्रॉपर स्टेप्स में प्रॉपर प्रोसीजर में करना बिल्कुल ही ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं या 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तब तो ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा मैनेजेबल है कि ठीक है धीरे धीरे जब आप साइट पे एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो आपको वो स्टेप्स बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। बट आपके पास अच्छी खासा एक्सपीरियंस है तो आपके साथ स्टेप्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि किस स्टेप को कैसे किया जाता है। तो देखिए यही पूछ रहा है, व्हाट आर द स्टेप्स इन कॉन्क्रीटिंग एंड क्यूरिंग। जनरली अगर आप साइट इंजीनियरिंग के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आपने साइट इंजीनियरिंग करके कुछ टेक्निकल सर्विसेज के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये बिल्कुल ही रियल बेस्ड क्वेश्चन आंसर है जो कि इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है, तो द स्टेप्स इन द कॉन्क्रीटिंग आर, आपसे पूछ रहा है कि कॉन्क्रीटिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्यूरिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं क्यूरिंग और कॉन्क्रीटिंग में, फिर हम समझते हैं कि क्यूरिंग हम क्यों करते हैं और उन क्यूरिंग करने के टाइम हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो एक है, बट हम इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दी स्टेप्स इन द कॉन्क्रीटिंग आर, तो जो स्टेप्स है बैचिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्क्रीट एंड कॉम्पैक्टिंग, क्यूरिंग कॉन्क्रीट इंश्योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर स्ट्रेंथ। अभी क्या बोल रहा है कि कॉन्क्रीटिंग में क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले तो बैचिंग है। बैचिंग का मतलब होता है कि आपका जो भी प्रोपोर्शन, जैसे मान लो 1:1:2 का रेशियो है, तो सबसे पहले तो हम जो 1 क्या है आपका सीमेंट है, 1 क्या है फाइन एग्रीगेट है और 2 क्या है कोर्स एग्रीगेट, इसका क्या करेंगे बैचिंग करेंगे। बैचिंग का मतलब होगा कि अगर हमें 1 लेना है आपका सीमेंट तो हमने 1 ले लिया, अगर 1 लेना है हमें फाइन एग्रीगेट 1 ले लिया, और 2 अगर हमें लेना है कोर्स एग्रीगेट तो हमने वो लेकर पहले उसका क्या किया ड्राई मिक्स प्रिपेयर किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं बैचिंग। बैचिंग के बाद क्या मिक्सिंग है। अब ये अभी बताया हमने कि एक ड्राई मिक्स बनाएंगे हम लोग, इसको सबको क्या करेंगे मिक्स करेंगे, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं सीमेंट, सैंड और आपका कोर्स एग्रीगेट। अब इसमें क्या करेंगे वाटर को पोर करने के बाद उसका क्या करेंगे मिक्स करने के बाद एक आपका कंक्रीट बनाएंगे जो कि आपका सेमी फ्लूइड टाइप का होता है। फिर इसको क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ गाड़ियों के साथ ट्रांसपोर्ट करना ही ट्रांसपोर्ट होता है। बेसिकली जब आप कहीं मिक्स कर रहे हैं और उसको अगर जहाँ पर पोर करना है तो आप उसको वहाँ से वहाँ तक ले जाएंगे, हैंडल करेंगे, उसको लेके जाएंगे, मूव करेंगे, तो वो भी एक ट्रांसपोर्ट ही है। या आप अगर आरएनसी आपके पास आ रही है तो आप क्या करते हैं उसको गाड़ियों में फिल करते हैं जो आपका, और उसके बाद क्या करते हैं उसको सप्लाई करते हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट। फिर प्लेसमेंट ऑफ कॉन्क्रीट। प्लेसमेंट ऑफ कॉन्क्रीट क्या है कि जो भी आपका मोल्ड है चाहे वो फुटिंग का हो चाहे वो बीम का हो, उसमें क्या करते हैं हम लोग उसको पोर करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं कॉम्पैक्टिंग करते हैं, या वाइब्रेटर से करते हैं या फिर आप मैनुअली भी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कॉम्पैक्शन करते हैं। तो आपका जो स्टेप्स है कॉन्क्रीटिंग में वो स्टेप्स यही है। आपको पहले क्या करते हैं बैचिंग करते हैं, बैचिंग करने के बाद क्या करते हैं आपका मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद क्या करते हैं ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या करते हैं प्लेसमेंट ऑफ कॉन्क्रीट करते हैं, और प्लेसमेंट ऑफ कॉन्क्रीट करने के बाद क्या करते हैं उसकी कॉम्पैक्टिंग करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि क्यूरिंग में क्या क्या स्टेप है। तो क्यूरिंग कॉन्क्रीट इंश्योर्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर शेप। अभी क्या करते हैं क्यूरिंग करता क्या है, क्यूरिंग से होता क्या है। क्यूरिंग क्या करता है कि आपके कंक्रीट को कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है जैसे M25 है, तो M25 में क्या होता है कि आपको तो 25 तो एटलीस्ट आपको चाहिए 28 दिन में। तो अगर आप प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं, ठीक है, अगर आप प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं तो आपकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा हो, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से क्यूरिंग नहीं किया तो ये M25 ग्रेड की कंक्रीट हो सकती है M15 का ही वो क्या करे स्ट्रेंथ गेन करें। बट अगर आप प्रॉपर अच्छे से क्यूरिंग करते हैं पूरा आइडियल कंडीशन में जाएंगे तो हो सकता है कि M28 M29 जो कि आपका टारगेट मिनिमम स्ट्रेंथ होता है वहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कंक्रीट क्यूरिंग करने का बेसिक पर्पस जो है वो क्या है कि इंश्योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट भी आने में क्या करता है आपका क्यूरिंग हेल्प करता है। अभी देखिए जो स्टेप्स है आपका कंक्रीट क्यूरिंग के लिए वो ये है क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर टू ए शेड द कंक्रीट सरफेस।
अभी क्या है कि जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को किसी भी मतलब एलिमेंट आपका जो है जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया या आपको कोई भी फुटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, उसको क्या करते हैं आप लोग पहले पोर करते हैं कंक्रीट। पोर करने के बाद वो क्या करते हैं, आप सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इसको क्या हो सके जितनी सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोजर में इसको ना रखें। अब कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल ही सनलाइट के एक्सपोजर में है तो तब तो उसको कुछ नहीं कर सकते। बट जनरली अगर कोई आपके सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं है तो आप उसको क्या करते हैं कि उसको सनलाइट के एक्सपोजर से बचाने के लिए जो भी पॉसिबल वेज होता है उसको हम लोग अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यही बोला क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर टू सेव द कॉन्क्रीट सर्फेस, उस सर्फेस को ढकने की कोशिश करेंगे सबसे पहले और उसको सनलाइट के एक्सपोजर से डायरेक्ट एक्सपोजर से क्या करेंगे उसको बचाने की कोशिश करेंगे। वो क्यों करेंगे, वो उसकी भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जब हमारे कॉन्क्रीट में क्या होता है वो वाटर मिक्स होता है, जो वाटर सीमेंट रिसीव होता है उसके हिसाब से हम लोग उसे क्या करते हैं वाटर को मिक्स करते हैं। और जब अगर उसको सन के डायरेक्ट एक्सपोज में रखेंगे तो क्या होगा कि हीट की वजह से क्या होगा उसका जो सरफेस होगा क्या होगा वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। और हमारा जो कंक्रीट होता है, जो सीमेंट होता है, सीमेंट की जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो क्या होता है 30 मिनट होती है। अगर क्या है कि अगर धूप तेज है और वो 30 मिनट से पहले ही वो ड्राई हो गया तो क्या होगा प्रॉपर उसको केमिकल रिएक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन सही से नहीं होगा, इसकी वजह से क्या होगा उसकी स्ट्रेंथ में इफेक्टेड होगी और वो क्या करेगा प्रॉपर हार्ड नहीं हो पाएगा और प्रॉपर स्ट्रेंथ वो गेन नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है वेटिंग फॉर द वाटर सीम टू एवेपोरेट फ्रॉम द सर्फेस। अब क्या करेंगे जैसे उसको शेड लगा दिया, शेड करने के बाद क्या करेंगे हम लोग वेट करेंगे कि थोड़ा उसके ऊपर जो पानी दिख रहा है, जो आपके सरफेस के जो भी कंक्रीट के सरफेस के ऊपर में थोड़ा सा पानी दिख रहा है उसको उसके सूखने का वेट करेंगे। इट मीन्स कि उसको थोड़ा सा हार्ड होने देंगे, इनिशियल सेटिंग होने देंगे। कवरिंग द एंटायर कंक्रीट सरफेस विथ ए लाइट कलर्ड फैब्रिक शीट गनी बैग टू कीप द कंक्रीट मॉइस्ट। जैसे ही आपका सरफेस ड्राई हो गया तो हम क्या करेंगे कि उस पर कवर करेंगे, या फिर अगर आपका कॉलम है तो उस पर हम उसको लपेट देंगे। अगर आपका फुटिंग है या फिर आपका ये स्लैब है तो उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे, किससे, लाइट कलर फैब्रिक शीट। कोई भी लाइट कलर की फैब्रिक शीट हो या गनी बैग भी यूज करते हैं जनरली साइड पे। उसको क्या करेंगे उसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद क्या करेंगे उसको मॉइस्ट करेंगे, उसको वेट करेंगे और उसको छोड़ देंगे ताकि क्या हो कि वो मॉइस्चर को ज़्यादा देर तक होल्ड कर सके और उससे क्या हो कि प्रॉपर क्योरिंग होती है। Spraying water on the fabric regularly while ensuring there are no pools of water getting created। अभी क्या बोल रहा है कि आपको ना जो भी आपने गनी बैग डाला है या फैब्रिक डाला है तो क्या करेंगे बीच बीच में कंटिन्यूसली उसको क्या करेंगे मॉइस्ट करते रहेंगे, उसको स्प्रे करते रहेंगे पानी। और ऐसा भी नहीं करना है कि वहाँ पे पानी जमा हो जाए, उसको मॉइस्ट करते रहेंगे ताकि वो उसमें वाटर होल्ड रहे और उसको प्रॉपर क्यूरिंग होता रहे। Spreading polythene sheet on the top and fastening their corner and as to block their moisture beneath। अभी क्या बोल रहा है कि कहीं कहीं पर पॉलीथीन शीट को भी क्या करते हैं कि पॉलीथीन शीट से ढक देते हैं ताकि क्या हो कि मॉइस्चर वहाँ से जल्दी ड्राई आउट ना हो जाए और वहाँ से सूखे ना। रिपीटिंग द मॉइस्चरिंग प्रोसेस फॉर 5 to 7 days टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। अभी क्या बोल रहा है कि इस जो आपको मॉइस्चरिंग करने का जो आपको जो रेगुलर कंटिन्यूसली जो हम लोग गनी बैग को या फैब्रिक शीट को जो मॉइस्ट करते हैं वो प्रोसेस करते रहेंगे। कब तक, मिनिमम 7 डेज तो करते ही रहेंगे, 7 days to 14 days कंटिन्यूस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट होगा, आपका जो स्ट्रेंथ होगा कंक्रीट का वो अच्छा आने वाला है। चलिए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लीडिंग इन कंक्रीट। ये अगर क्वालिटी एस्पेक्ट्स में देखा जाए, अगर आप साइट इंजीनियर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या क्वालिटी एस्पेक्ट्स में क्वालिटी इंजीनियर के दे रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे ये जो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज ब्लीडिंग इन कंक्रीट, कंक्रीट में ब्लीडिंग क्या होता है। तो ब्लीडिंग इज ए प्रोसेस इन विच एक्सेस पोर्शन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड वाटर सेग्रीगेट्स टू द सरफेस इन सीमेंट हाइड्रेस। अभी क्या है कि जब हम कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जब हम कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं तो क्या होता है कि उसमें हम वाटर मिक्स करते हैं, ठीक है। अब वाटर क्या होता है वो फिक्स होता है, मतलब फिक्स क्या कि आपका जो भी वाटर मिक्स डिजाइन आया, मिक्स डिजाइन के हिसाब से 0.5, 0.4, 0.45, 0.6 ये सब रख सकते हैं जो भी आपका जो भी डिजाइन मिक्स में दिया गया है। बट कभी कभार क्या होता है ड्यू टू पुअर लैक ऑफ सुपरविजन, ड्यू टू द पुअर सुपरविजन क्या होता है कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, 0.6, 0.7 से इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। बट जब हम सरफेस आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हम लोग कंक्रीट यहाँ पर कोई कंक्रीट हुआ होगा तो कंक्रीट होने के बाद क्या होता है जो एक्सेस वाटर है, जो उसमें एक्सेस वाटर, क्योंकि जब आप कंक्रीट कर रहे हैं तो सीमेंट, सैंड और पोर सेग्रीगेट मिलने के बाद एक वाटर का भी वॉल्यूम होता है। जब वो वाटर पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो आपके फ्लोर पे इस तरह से दिखेगा, ये फ्लोर पे इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज इन कंस्ट्रक्शन।
देखिए वैसे तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि बेसिकली आपका सैंड, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को क्या करता है, बाइंड करता है। तो अभी यही पूछ रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज इन सीमेंट। ऐसे तो काफ़ी सारा सीमेंट का टाइप्स है, बट जो बेसिक साइट पे यूज हो रहा है वो कौन कौन सा हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि अगर आपने साइट पे कहीं काम किया हो तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप वहाँ पर स्टक कर जाएंगे। तो सबसे पहले जो सीमेंट यूज होता है ओपीसी होता है, जो कि होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें 3 ग्रेड में ये सीमेंट आता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। फिर होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो कि पीपीसी होता है। अब इसमें एक होता है पीएससी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, ठीक है, सरफेस रेसिस्टेंट सीमेंट, वाइट सीमेंट, ठीक है। अभी क्या है कि ये सब जो सीमेंट होता है हर जगह पे रिक्वायरमेंट बेस पे इसको यूज किया जाता है। अभी जो मेनली जो साइट पे यूज होता है वो यही होता है, ओपीसी सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। 3 तरह का सीमेंट जो होता है बेसिकली साइट पे कंक्रीटिंग और प्लास्टर्स वगैरह में यूज होता है, उनके लिए यूज किया जाता है। बाकी सीमेंट जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, जहाँ पर कि हमें जल्दी सेटिंग करानी हो, वहाँ पर क्या होता है कि रैपिड हार्डनिंग लो हीट सीमेंट, उसमें क्या होता है कि जहाँ मास कंक्रीटिंग करना होता है वहाँ पर लो हीट सीमेंट का यूज होता है। सल्फेट रेसिस्टेंट, जहाँ पर सल्फेट की जो एक्सपोजर ज़्यादा होता है वहाँ पर सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट का यूज होता है। वाइट सीमेंट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी हम न्यू प्लास्टर करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले कोटिंग जो होता है प्राइमर के रूप में वाइट सीमेंट को यूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे स्लैब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन वे एंड टू वे स्लैब के बीच में डिफरेंस बताइए। तो वन वे स्लैब व्हेन द लेंथ टू ब्रेथ, अभी क्या है ये देखिए आपका एल वाई जो है आपका मान लो कि लेंथ और ये एल एक्स क्या आपका ब्रेथ साइड है, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेशियो है अगर 2 से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, वन वे स्लैब। अगर लेंथ अगर मान लो यहाँ 10 है तो यहाँ आपका है 2, ठीक है। अगर 10 मीटर इसकी लेंथ है और 2 मीटर इसकी विड्थ है, इसका रेशियो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, जो कि 2 से ज़्यादा है। तो ये क्या है, वन वे स्लैब है, ठीक है। अब चलते हैं व्हेन द लेंथ टू ब्रेथ रेशियो इज लेस देन 2। अब लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 2 से कम है। जैसे अगर मान लो ये है आपका 10 और ये है आपका 8, ठीक है। अगर ये 10 मीटर का है और ये 8 मीटर का है तो अगर हम इसको डिवाइड करें 10 डिवाइडेड बाई 8 तो क्या हो जाएगा 1.25, जो कि 2 से कम है। इसका मतलब क्या है, ये टू वे स्लैब है। ये क्या है, टू वे स्लैब है। अब देखिए ये तो एक आपका फॉर्मूला वाइज हो गया। अगर हम इसका बेंडिंग वाइज कहें तो जो आपका वन वे स्लैब होता है वो किसी मतलब एक डायरेक्शन में, जो लॉन्गर डायरेक्शन, सॉरी ये डायरेक्शन हो गया आपका, ये डायरेक्शन में क्या होता है वो बेंड करता है। जबकि टू वे स्लैब जो होता है वो जो आपका होता है वो दोनों डायरेक्शन में बेंड करता है, ठीक है। और इसका जो आपका जो लोड ट्रांसफर भी होता है वो होता है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होता है और इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है कि ये चारों तरफ होता है, मतलब आप इधर भी लोड ट्रांसफर होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है और ऐसे भी होता है। मतलब कि इनका इसका जो लोड ट्रांसफर होता है वो चारों तरफ होता है, इसका जो वन वे का जो लोड ट्रांसफर होता है वो 2 तरफ होता है, जो आपका लेंथ वाइज है उस साइड में होता है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स। अब बीम्स क्या होता है आपका, कि जो भी आपकी स्लैब होती है तो स्लैब का लोड किस पे जाता है, बीम पे, और बीम का लोड किस पे जाता है, कॉलम पे। कॉलम किसको लोड ट्रांसफर करता है, फुटिंग को, और फुटिंग क्या करता है, सॉइल में डालता है, सॉइल में लोड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये आपका क्या है कि लोड ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है बिल्डिंग में। तो बीम एक आपका स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, लोड को स्लैब से बेयर करने के बाद उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है कॉलम में। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज में अगर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम है। तो उसको हम समझते हैं कि कितने तरह की बीम है, और उसको पिक्टोरियल के पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा। पहला तो है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब क्या हो गया कि आपका दोनों साइड पे उसको क्या मिला हुआ है, सपोर्ट मिला हुआ है। दोनों साइड पे क्या मिला हुआ है, सपोर्ट मिला हुआ है, फिक्स सपोर्ट मिला हुआ है, उसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। कैंटिलीवर की बीम का मतलब हुआ कि एक साइड तो उसका फिक्स्ड है, बट एक साइड क्या होता है कि आपका वो कुछ भी उस पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। जैसे आपके जो खिड़की के ऊपर जो छज्जा होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, कैंटिलीवर बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक साइड जो होता है वो तो आपके बीम से जुड़ा हुआ है, बट दूसरा साइड क्या होता है, हैंग होता है, लटका हुआ होता है, तो वो क्या कहलाता है, कैंटिलीवर कहलाता है। कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम का मतलब होता है कि वो कंटिन्यूअस सपोर्ट, जैसे एक सपोर्ट यहाँ है
एक सपोर्ट यहाँ, एक सपोर्ट यहाँ है और एक सपोर्ट यहाँ। मल्टीपल सपोर्ट्स हैं और बीम क्या हो रहा है, कंटिन्यू होते जा रहा है, मतलब आगे आगे बढ़ते जा रहा है, उसको बोलते हैं कंटिन्यू फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या हो गया कि उसके दोनों फिक्स जो हैं वो क्या हो गया है कि दोनों फिक्स रिजिडली क्या किया गया है कि उसको फिक्स कर दिया गया है, मतलब कि अब यहाँ से वो मूव करने के चांसेस नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, फिक्स्ड बीम कहलाते हैं। जैसे कि आपका जैसे ये कॉलम हो गया और इसके बीच में बीम को क्या कर दिया हम, फिक्स कर दिया, तो आपका ये क्या हो गया, फिक्स्ड बीम हो गया। अगर मान लो अब सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, जैसे एक कोई बीम है और ये कॉलम के ऊपर में रख दिया गया है ऐसे, तो क्या होगा कि एक इधर भी सपोर्ट मिला और इधर भी सपोर्ट मिला, इसके ऊपर में बीम रखा गया। बट फिक्स्ड बीम में क्या होता है कि ये दोनों को एक एंड पे क्या किया गया, फिक्स किया गया। ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग का मतलब क्या हो गया कि जो आपका 2 या 3 या 4 जितने भी साइड से क्या हो सपोर्ट तो मिल रहा हो, बट उसका जो एज वाला पार्ट हो, जो कॉर्नर वाला पार्ट हो, वो थोड़ा सा जो आपके सपोर्ट है, सपोर्ट से थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हो और वो हो मतलब हैंग कर रहा हो, लटक रहा, उसको बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज हनी कॉम्बिंग इन कॉन्क्रीट। हनी कॉम्बिंग का मतलब हो गया मधुमक्खी का छत्ता, आप समझ रहे होंगे। आप लोग देखे होंगे कि मधुमक्खी क्या करता है, अपना घर कैसा बनाता है, ऐसा सब देखा होगा, ऐसा रहता है उसका बना हुआ, ठीक है। तो सेम जो ऐसा मधुमक्खी के छत्ते की तरह आपका कभी कभार आपने कॉन्क्रीट पे भी देखा होगा कि ऐसा आपके साइड पे इस तरह का दिखता है, इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में हनी कॉम्बिंग। Honeycombing refers to voids or gaps in the hardened concrete due to poor compaction or improper mixed design. It reduces the strength and durability of the concrete. अब ये क्या बोल रहा है कि आपका जो भी हनीकॉम्बिंग है, हनीकॉम्बिंग क्या होता है, एक वॉइड्स और गैप्स होता है जब आप कंक्रीट कर रहे हैं, और कंक्रीट करने के टाइम में ड्यू टू द इम्प्रॉपर कंपैक्शन, अगर आपने प्रॉपरली कंपैक्शन अच्छे से नहीं किया, इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन है, वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है, या आपका सेग्रीगेशन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, अगर ये सब आपका अगर कंक्रीट में कुछ इशू है और आपने अगर प्रॉपर कंक्रीटिंग नहीं किया है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वॉइड्स आ जाएंगे। जब आप शटरिंग को हटाओगे तो वहाँ पर क्या दिखेंगे, ऐसे ऐसे वॉइड्स दिखेंगे। इसी को क्या कहते हैं, हनीकॉम्बिंग कहते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं हनीकॉम्बिंग। इसका इशू क्या है, इससे क्या हो सकता है कि एक तो क्या है, स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि जब आप लोड को ट्रांसफर होगा तो लोड क्या ट्रांसफर होगा, एक से होते हुए नीचे जाएगा, बट क्या है, यहाँ पर वॉइड आ गया। अगर यहाँ पर लोड कोई आएगा और नीचे कुछ आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वीक हो गया ना, एक जगह बन गया बीच में गैप, तो वो क्या करता है, उसको वीक बनाता है, किसी भी कॉलम को या किसी भी स्ट्रक्चर को हनीकॉम्ब क्या कहता है, वीक बनाता है। दूसरा क्या होता है कि जब इसमें वॉइड्स होंगे तो क्या होगा कि आपका जो भी स्टील रेनफोर्समेंट है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्टील रेनफोर्समेंट क्या होगा, कंटिन्यूसली हमारे बाहर के इन्वायरमेंट से, पानी से क्या होगा, उस एक्सपोज हो सकता है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, इसमें रस्ट आ सकता है और ये क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। और इसके कारण क्या है, इसके कारण बेसिक है पुअर कॉम्पैक्शन, आपने अच्छी तरह से वाइब्रेटर यूज नहीं किया है, प्रॉपर सेटिंग नहीं यूज किया है, अगर आपकी मिक्स डिजाइन प्रॉपर नहीं है, आपने एग्रीगेट की साइज जो है वो प्रॉपर नहीं रखा है, आपकी वाटर सीमेंट रेशियो सही नहीं है, तो इन सब वजहों से क्या होता है कि आपका हनीकॉम्ब आने के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द कॉमन टेस्ट कंडक्टेड ऑन सीमेंट। अब जनरली जब साइट पे सीमेंट आता है तो आप उससे कौन कौन से टेस्ट एज ए क्वालिटी इंजीनियर को देखना होता है कि उसमें कौन कौन से आपका टेस्ट होता है आपके सीमेंट को प्रॉपर सर्टिफाई करने के लिए। तो जो कॉमन टेस्ट होता है वो फाइनेस टेस्ट होता है, जिसमें कि 90 माइक्रोन के सीप से उसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं फाइनेस टेस्ट होता है। कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, जो कि उसमें क्या करते हैं, पेस्ट बनाकर उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम की, इनिशियल सेटिंग टाइम की वो कितने टाइम में, कितने मिनट्स में, कितने आवर्स में वो इनिशियली सेट होना स्टार्ट होता है और कितने आवर्स तक में वो फाइनली सेटिंग होता है। जनरली इसका क्या होता है, 30 मिनट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और इसका होता है 600 मिनट, और या अगर आपका है तो 10 आवर्स जो है इसका फाइनल सेटिंग टाइम। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो भी ग्रेड है आपकी, 33 ग्रेड है, 43 ग्रेड है, 53 ग्रेड है ओपीसी की, उसके हिसाब से देखा जाता है कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट का मतलब होता है कि वो कितना एक्सपेंड कर रहा है, तो क्योंकि कंक्रीट का एक प्रॉपर्टी होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो एक्सपेंड भी करता है, और क्या होता है जब टेम्परेचर में एक्सपेंशन भी होता है, और उससे क्या होता है कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो श्रिंक भी करता है। तो उसको देखा जाता है कि वो कितना श्रिंक कर रहा है और कितना एक्सपेंड कर रहा है। चलिए अब एक क्वेश्चन और साइड से पूछा जाता है, व्हाट इज बीबीएस, जिसे बार बेंडिंग शेड्यूल भी बोलते हैं। बीबीएस इज अ डिटेल लिस्ट ऑफ रेनफोर्समेंट बार विद देयर शेप, साइज, क्वांटिटी एंड कटिंग लेंथ फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इट हेल्प्स इन कॉस्ट एस्टिमेशन एंड अवॉइड वेस्टेज। बीबीएस क्या है, जनरल आपसे साइड इंजीनियर पूछ सकते हैं, बीबीएस तो आप बनाते हैं, बट बीबीएस होता क्या है। तो बीबीएस क्या है कि एक आपको फॉर्मेट है, फॉर्मेट में क्या करते हैं आप क्या करते हैं, स्टील को प्रॉपरली बिल्कुल डिटेल्ड वे में क्या करते हैं, बताते हैं, उसकी शेप्स बताते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ शेप्स बताया गया है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी डाया क्या है, मतलब आप प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं
किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी पार्ट्स एलिमेंट के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर पार्ट के लिए वहाँ पर कि उसमें कौन सा डाया का आपका रेनफोर्समेंट आ रहा है, कौन सा कितने लेंथ है उसकी, कितने नंबर्स हैं, ठीक है, कितनी वेट आ रही है उसकी, कटिंग लेंथ उसकी क्या है। तो इन सब को क्या करते हैं, प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसी को क्या कहते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं। एक शेड्यूल बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल। ये क्यों बनाना चाहिए, ये एक क्वेश्चन भी होता है कि इसे क्यों बनाना चाहिए। एक तो क्या है कि बिल्डिंग में आपको हेल्प करता है कि आप अगर ये बना लिए आप, तो क्या हो गया कि आपका फाइनल वेट आ गया, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, बिल कर लेंगे। दूसरा क्या ये होता है कि वेस्टेज, अगर आपने इसको बनाकर क्या किया, साइट पे डिलीवर कर दिया, तो क्या होगा कि साइट पे जो भी आपके फिटर होंगे वो क्या करेंगे, उसी शेप एंड साइज़ का क्या करेंगे, वो कटिंग करेंगे। तो क्या होगा कि आपकी जो भी रेनफोर्समेंट है वो ऐसा ना मिस्टेक कभी होता है साइट पे कि मिस्टेक से लेंथ में मिस्टेक हो गई, या फिर वो कटिंग में उनको पता नहीं कि कितना कटिंग हो सकता है, किस पिच से हम क्या बना सकते हैं, उनको आइडिया नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, वेस्टेज भी क्या होता है, कंट्रोल होता है। और जब वेस्टेज कंट्रोल होता है, इससे क्या होता है, जब आप मटेरियल रिकॉन्सिलेशन करते हैं या फिर आपके फाइनेंशियल भी इसमें एक्सपेंसेस क्या होता है, वो सेव होता है। तो ये जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन ए स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर पे कितने तरह का लोड एक्ट करता है। तो सबसे पहले डेड लोड क्या होता है, सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी बिल्डिंग है, उसमें जितने भी अपने स्ट्रक्चर एलिमेंट है, जैसे बीम्स हो गया, कॉलम्स हो गया, स्लैब हो गया, विंडो हो गया, आपका फिर बेड हो गया, जो भी नॉन मूवेबल, जो कि मूव नहीं कर रहा है, जो भी स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो क्या कहलाता है, डेड वेट कहलाता है। लाइव लोड क्या करता है, ह्यूमन ऑक्यूपेंसी मतलब कि उस पर जो रह रहा है, जो आ रहा है, जो जा रहा है, जो भी मूव कर रहा है, वो क्या कहलाता है, लाइव लोड कहलाता है। विंड लोड का मतलब कि जब आप कहीं आपका कोई बिल्डिंग है, तो क्या होगा कि जब एयर फ्लो कर रही है, एयर ब्लो कर रही है, वो क्या करेगी, वो आपके स्ट्रक्चर से क्या होगी, आके टकराएगी, और वो कुछ ना कुछ क्या करेगी, प्रेशर जनरेट करेगी, उसी को क्या कहते हैं, विंड लोड उसको बोलते हैं। सिस्मिक लोड है अर्थक्वेक अगर हमारे अर्थक्वेक आता है, तो उससे क्या होता है कि मूवमेंट होती है, और मूवमेंट होने से क्या होती है, सिस्मिक लोड, उसको भी जब आप कोई बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो उसे भी कंसीडर करना होता है कि हमारी बिल्डिंग जो है कितनी सिस्मिक रिएक्टर स्केल पे कितनी सिस्मिक की जो रेंज आएगी उसको बेयर कर सकती है, कितने को क्या भी कोलैप्स हो जाएंगे। तो इस तरह के लोड जो है हमारे किसी भी स्ट्रक्चर पे एक्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये हमने जो भी 10 क्वेश्चन पे मैंने जो भी डिस्कस किया है, ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलरली मिलता रहे। मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।